नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे। साथी, छत्तीसगढ़ ने अपना जनादेश दे दिया है, देश ने भी मैंडेट दे दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने तो जो जनादेश दिया है उसमें बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि 10 सीट, 11 में से 10 सीट बीजेपी के खाते में छत्तीसगढ़ ने दिया है। जो 11 कमल खिलाने का ख्वाब था वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो ख्वाब को अगर आप थोड़ा नापे तौले तो ख्वाब करीब करीब पूरा हुआ है, क्योंकि 10 सीट मायने रखती है, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी अभी एक किस्म से संकट में है। संकट इस लिहाज से कि 400 पार का वादा था, दावा था, लेकिन 400 पार तो दूर, 300 पार भी बीजेपी अपने बूते नहीं हो पाई, सरकार अपने बूते नहीं बनने वाली है। अब मैं सवाल के उस दूसरे हिस्से में आता हूं, जिसमें अब छत्तीसगढ़ की बात होगी कि छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन से दिग्गज नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर ये कहें कि ऐसे कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंताएं भी शुरू हो गई है, और उनके राजनीतिक भविष्य में जो चिंताएं हैं वो सकारात्मक तौर पे भी है, और कुछ ऐसे चुनिंदा नेता हैं जो बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, और इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो सिलसिलेवार पहले मैं उन नेताओं की बात करता हूं जो इस बार जीत कर आए हैं और जो मादा रखते हैं मंत्री बनने का, लेकिन आज जो स्थिति है बीजेपी की, एनडीए की देश में, वो उस किस्म से नहीं है जो 2019 में जैसी स्थिति थी, क्योंकि उस समय बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने में सक्षम थी। सरकार बनाने के बाद जिसको मन किया आपने मंत्री बना दिया, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। अपने सहयोगी गठबंधनों से, घटकों से ये पूछेंगे, उनको खुश करेंगे, उसके बाद फिर अपनी मनमर्जी चलाएंगे, और इस मनमर्जी में कौन फिट बैठता है। तो हम बात करते हैं कम से कम 3 से 4 दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के जो मादा तो रखते हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जिनका दावा था कि हम नरेंद्र मोदी, जिनके समर्थक दावे करते थे कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा वोटों से जीतकर रायपुर में ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो लगभग इन्होंने तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वोटों से जीतकर बृजमोहन अग्रवाल आए हैं। मंत्री हैं राज्य में, लेकिन क्या इनको केंद्र में भी ये बड़ी भूमिका मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कभी इनको बीजेपी का हनुमान भी कहा जाता है, और कभी एक लंबे समय तक ये बीजेपी को एक बड़े नेता के तौर पर हमेशा से सहयोग देते रहे, और छत्तीसगढ़ में खास तौर पे राजधानी में इनका दबदबा कायम रहा और पार्टी का भी जलवा बरकरार रहा, और इसी का नतीजा है कि आज ये रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उस रेस में और भी कुछ नाम हैं। बात कर लेते हैं विजय बघेल की। विजय बघेल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भूपेश बघेल के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी, और भतीजा लगते हैं। भतीजा ने इस बार भी कमाल किया है, और इस बार दुर्ग लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान टक्कर देने का कोई इनाम इनको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल से पहले कुछ शंकाएं भी हैं। शंकाएं इसलिए क्योंकि ये बघेल को टक्कर तो दिए थे पाटन विधानसभा चुनाव में, लेकिन हरा नहीं पाए थे। लेकिन इस बार एक ऐसे व्यक्ति भी सामने आ गए हैं जिन्होंने भूपेश बघेल को आखिरकार हरा दिया है लोकसभा चुनाव में। राजनांदगांव सीट की बात कर रहा हूं, यहां से संतोष पांडे दोबारा सांसद चुनकर आ गए हैं। तो क्या संतोष पांडे को भूपेश बघेल को हराने का इनाम मिलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भूपेश बघेल को हराने के लिए अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी भी जुटे हुए थे। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजा गया, बहुत सारे आरोप लगाए गए, और समीकरण ऐसा बनाया गया कि भूपेश बघेल जो धरती पुत्र होने का एक किस्म से दावा करते थे, किसानों को साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पे देखे जाते थे। कांग्रेस में वो एकमात्र अभी वर्तमान में नेता थे जिनको ओबीसी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे, और एक दमदार छवि उनकी दिखाई गई। रायबरेली में ऑब्जर्वर बनाकर बुलाया गया, राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए, और उनको हराने वाला कौन? संतोष पांडे। तो क्या संतोष पांडे को इनाम मिलेगा? अब ये हो गए 3 नेता, लेकिन जहां तक एक अनुमान है जो अब तक छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया है, वो है कि एक किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री बना देते हैं। लेकिन इस बार इस पर भी सवाल उठ गया है। मैं फिर अपने उसी बात को दोहराता हूं कि इस बार बीजेपी या एनडीए की स्थिति बिल्कुल अलग है।
अब हम उन दो दिग्गज नेताओं की बात करेंगे जिनके राजनीतिक भविष्य पर अब सवालिया निशान लग गया है। एक सरोज पांडे, एकमात्र सीट जहां से कांग्रेस को जीत मिली है, कामयाबी मिली है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वो सीट है कोरबा, जहां से सरोज पांडे को हार का मुंह देखना पड़ा। और सरोज पांडे महापौर रही हैं, विधायक रही हैं, लोकसभा सांसद रही हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, लेकिन इस बार सांसद नहीं बन पाई और इससे पहले भी 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या अब उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी वो रही हैं, उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन क्या अब उन पर उस तरीके से भरोसा किया जाएगा, क्योंकि राज्य के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनको पचा नहीं पाते। केंद्र में कैसी परिस्थितियां बनेंगी ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और अब बात करते हैं भूपेश बघेल की। अगर भूपेश बघेल ये चुनाव जीत जाते तब उनकी भूमिका कांग्रेस में कुछ बड़ी होती, हो सकता है, क्योंकि लोग ये बात भी करते थे कि उनको नेता विपक्ष भी बना दिया जाता, लेकिन अब वो अपनी सीट गंवा बैठे हैं। उसके बाद क्या कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जिनको बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये बघेल वाली कांग्रेस है, क्या इसमें बदलाव दिखेगा? क्या डॉक्टर चरणदास महंत का एक युग आएगा जिसमें कांग्रेस अलग कलेवर में, अलग तरीके से छत्तीसगढ़ में आगे भविष्य की जो राह है उसे बनाने में जुटेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है? ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इन तमाम चीज़ों पर आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।